नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी का, तो इसके फादर इरेटोस्थनीज को माना जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी शब्द देने वाले हैं। कौन? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये शब्द भी दिए हैं और ये पहला व्यक्ति है जो व्यवस्थित ढंग से पहली बार मैप बनाए और व्यवस्थित ढंग से ज्योग्राफी को समझाए थे। और ज्योग्राफी शब्द भी दिए, जियो प्लस ग्राफी मिलके। जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी का वर्णन। लेकिन कुछ विद्वान हिकैटियस को मानते हैं, हिकैटियस को जनक मानते हैं भूगोल का, ठीक है। हिकैटियस को भूगोल का जनक मानते हैं क्योंकि इनका एक पुस्तक है पीरियड्स, ठीक है। इनका एक पुस्तक है पीरियड्स, ठीक है। इसी में ये पृथ्वी का वर्णन किए हैं। लेकिन शब्द कौन दिया है? तो इरेटोस्थनीज दिए हैं, ठीक है। इन्हीं को जनक माना जाता है, किसका? भूगोल का। कुछ विद्वान हिकैटियस को मानते हैं, ठीक है। उनका एक पुस्तक है पीरियड्स, ऐसा करके आप याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी में क्या है? पृथ्वी का वर्णन। और आप पृथ्वी पर ऐसा क्या क्या देखते हैं? पृथ्वी आपको पता होगा जियोड आकृति का है, जियोड आकृति का है, तो आपको याद रखना है ढचका पचका है और ये गोल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस पर और क्या क्या है। जैसे आप भारत में रहते हैं तो आप भारत में ही आप ऐसा क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, आपको बताना है। भारत में ही आप क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। भारत में आप ऐसा क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, उसी के बारे में अध्ययन करना है। जो आप पृथ्वी पर देख पा रहे हैं उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो आप पृथ्वी पर सबसे पहले देखते हैं कि क्या है? उत्तर में पर्वतमाला है ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर आपको हम बातचीत करेंगे तो ये कहेंगे भौतिक संरचना, इसका नाम देगा संरचना, भूगर्भिक संरचना इसको नाम देगा, भूगर्भिक संरचना कहेगा, ठीक है। ये कैसे पहाड़ बना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पर्वत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर्वत, और इसी पर्वत पर पानी जमा हुआ रहता है, ठीक है। और यही पानी पिघल पिघल कर क्या होता है? नदी के रूप में मैदानी क्षेत्र में आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्षेत्र आपका है मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और ये मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरता है यही नदी, जिसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और ये जो जमा हुआ रहता है उसको कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। और जहाँ जमा रहता है गड्ढा में उसको कहते हैं झील, ठीक है। अगर वही पानी अगर चल रहा है नदी के रूप में तो उसको हम नदी कहते हैं। और पूरे जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आप पहला देखिएगा, भारत के परिचय में अगर हम बातचीत करेंगे तो आपको पर्वत पहाड़ के बारे में भूगर्भिक संरचना में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पर्वत पहाड़ के बारे में, उसी पर ग्लेशियर जमा हुआ है, वही पिघल पिघल के नदी के रूप में आ रहा है तो उसको अपवाह तंत्र कहेंगे, ठीक है। उसके बाद भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मैदान कहते हैं। भौतिक प्रदेश, इसी का नाम रहेगा भौतिक प्रदेश, ठीक है। भौतिक प्रदेश इसको कहेगा अपवाह तंत्र, जो नदी बह रहा है उसको अपवाह तंत्र कहेगा। पर्वत को कहेगा भूगर्भिक संरचना, और इसी को कहेगा सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय, तो पहला टॉपिक हो जाएगा सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं क्योंकि उसको तो भारत में ही हम सब बात समझा पाए। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिट नहीं रहा यार। चलिए अगर हम बात करेंगे तो सामान्य परिचय हो जाएगा। दूसरा नंबर टॉपिक आपका होगा भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, चाहे मैं भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़िए। अगला टॉपिक भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़िए, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़िए। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। इसमें क्या आ जाएगा? इसी में ना आप पढ़िएगा पूरा नदी, झील, ठीक है, बांध, क्योंकि उसी पर रहेगा ग्लेशियर, ठीक है। ये सब पानी से संबंधित। ग्लेशियर क्या है? पहाड़ पर जमा हुआ पानी। नदी क्या है? जो मैदानी हिस्सा में बह रहा है। झील क्या है? जो जमा हुआ है। बांध क्या है? तो नदी को रोकने के लिए जो बांध बनाया जाएगा, करंट बिजली बनाया जाएगा। तो ये अपवाह तंत्र अगला टॉपिक हो गया। अब इसमें और क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो पठार भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो पठार है, इधर देखिएगा तो क्या है? तटीय सीमा है। ये क्या है? तटीय सीमा है, और ये हो जाएगा पठार। अब इसमें वन भी तो लगेगा। अगर पानी
पानी पड़ रहा है तो यहाँ मैदानी हिस्सा में वन भी तो रहेगा, वन है तो इसमें वन्य जीव भी रहेगा, वन्य जीव। नॉर्मली आपको जो पृथ्वी पर दिख रहा है बस उसी के बारे में पढ़ना है। और ये सब वन कहाँ होगा, तो मिट्टी में होगा, तो आपको मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। अगला आप वन के बारे में, वन और वन्य जीव के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। और जैसा जलवायु रहेगा वैसा वन होगा, जैसा जलवायु रहेगा वैसा ही वन होगा, और उसमें रहने वाला वन्य जीव होगा, वन एवं वन्य जीव, वन्य जीव, ठीक है। कहाँ कहाँ वन्य जीव अभयारण्य है ये सब आपको जानना है, ठीक है। अपवाह तंत्र के बारे में जान गए, मृदा के बारे में जान गए, इसी को मृदा कहेंगे, ठीक है। आगे इसी मृदा पर आप कृषि भी कर पाइएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए कृषि, ठीक है। कृषि भी करके तभी तो खाइएगा पीजिएगा रहिएगा, और किस तरह का कृषि किस मिट्टी में होगा ये आप जान पाइएगा। और जब सब कुछ अवेलेबल है, सारा चीज़ यहाँ का मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में जान पाए, वन लगा पाए, वन्य जीव को देख पाए, कृषि कर पाए, तो ये कौन खाएगा, जो जनसंख्या है, जनसंख्या ही तो खाएगा। जो भी इस पर पृथ्वी पर कृषि करके हम उगाएंगे उसको कौन खाएगा, तो जनसंख्या खाएगा। जनसंख्या के बारे में जानेंगे, जिसको कहेंगे जनगणना। इसी का गिनती क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। उसके बाद अब एक जगह से दूसरा जगह भी तो करेंगे, क्योंकि एक सब एक ही जगह तो नहीं ना होगा। जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ वो एक ही तरह की मिट्टी में तो उगाया नहीं जा सकता है, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें उपजेगा। तो इधर से उधर करने के लिए कोई भी चीज़, और ना इधर से उधर कह सकते हैं परिवहन करने के लिए, तो आपका अगला टॉपिक होगा परिवहन, ठीक है। आपका अगला टॉपिक क्या होगा, परिवहन। तो ये सारा चीज़ है जो आपको पढ़ना है, जैसे पर्वत, भौतिक प्रदेश के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, पठार के बारे में, पर्वत पठार ये सब उसी में आ जाएगा। भौतिक भूगर्भिक संरचना में ही पठार पढ़ लीजिएगा, पठार पर्वत ये सब इसी में पढ़िएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आराम से देख पाएँ कि कैसे आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या इस पर जो आपको दिख रहा है वही पढ़ना है आपको। तो आराम से इधर उधर भी कर दे तो आप आराम से जान पाइएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप बताइए कौन कौन टॉपिक है, सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र में क्या क्या पढ़िएगा, पानी से संबंधित चीज़। अपवाह तंत्र में ग्लेशियर, नदी, झील, बांध, ये सब के बारे में पढ़ पाइएगा। मिट्टी, मृदा की बात करेंगे तो कौन कौन मिट्टी में कौन कौन कृषि किया जा सकता है वो पढ़ पाइएगा। मृदा का कितना प्रकार है, किस किस तरह का मृदा होता है वो पढ़ पाइएगा। जलवायु में आप पढ़ पाइएगा, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ पे जो मानसून आता है वो कैसा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, बारिश कैसे होता है ये जलवायु में पढ़ पाइएगा। वन और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पर, कौन कौन शेर, चीता, ये सब कहाँ, कौन सा जानवर कहाँ रहता है। उसके बाद जनसंख्या में, जनगणना में पढ़ पाइएगा कि पहली बार जनगणना कब हुआ, अभी का वर्तमान में क्या स्थिति है, जनसंख्या से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भी जान पाइएगा इसके थ्रू। उसके बाद एक जगह से दूसरा जगह कोई सामान ले जाने को परिवहन कहते हैं, तो उसके लिए 3 मार्ग है, वायु मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग है। उसमें आप देखते हैं रेलवे और बस, ट्रेन, ये सब का उपयोग किया जाता है, ठीक है, स्थल मार्ग पर। तो ये आप परिवहन में पढ़ पाइएगा। तो ये सब टॉपिक था जो आपको पढ़ना था, लेकिन अभी हम जो भी आपको बताएंगे इस सब में आपको सबसे पहले सामान्य परिचय पर बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो हम जानते हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भारत के सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य परिचय सबसे पहला टॉपिक हम दिए थे। तो भारत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहला टॉपिक ये होना चाहिए कि हम भारत की अवस्थिति के बारे में जान रहे हैं। अवस्थिति के बारे में सबसे पहले भारत है कहाँ पूरे विश्व में ये जानते हैं। आपको तो पता होगा कि पूरे सौर मंडल जब आप पढ़ते हैं पूरे ब्रह्मांड, तो आप देखे होंगे, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में आप देखे थे कि करोड़ों क्या था, आकाश गंगा था, ठीक है, मिल्की वे थे। उसमें से एक आपका आकाश गंगा जिसका नाम आप मिल्की वे रखे हैं, दुग्ध मेखला रखे हैं, ठीक है, चाहे मंदाकिनी रखे हैं, मंदाकिनी, ठीक है। इस मंदाकिनी में एक तारा, बहुत सारा तारा है, ठीक है, 100 अरब तारा, 100 अरब मंदाकिनी में से एक मंदाकिनी में क्या है, 100 अरब तारा है। उसमें से एक तारा आपका क्या है, सूर्य है। और वो सूर्य यहाँ मान लीजिए सन है, उसका अपना एक सौर परिवार है, और उस सौर परिवार में आप तीसरे नंबर पर यहाँ खड़ा है। सीरीज में देखे सन से कितना दूरी पर, तो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पहला में बुध खड़ा है, दूसरा में शुक्र है, और यहाँ पर है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद है मंगल, यहाँ पर है क्या, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद है शनि, फिर है अरुण वरुण, अरुण वरुण। तो आप तीसरे नंबर स्थान पर है, और गोल और ये क्या कर रहा है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है सन का, और अपनी अक्ष पर 24 घंटा में क्या करता है, अपने अक्ष पर नचता है, ठीक है, 24 घंटा में। तो बताइए दिन रात कैसे हो रहा है, आप ऐसे नाच, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है ना,
अगर ये आप नचते नचते आप इधर आ जाइएगा, ठीक है, तो आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जो इधर होगा उसको मिलेगा, इधर होगा उसको मिलेगा, लेकिन इधर वाला को नहीं मिल पाएगा। तो ये ऐसे करके नचता है गोल गोल। तो आप यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, और इस पृथ्वी में आप कहाँ पर हैं? तो इस पृथ्वी में आप हैं, ये जो है इरेटोस्थनीज साहब जो हैं, ये अक्षांश और देशांतर के बारे में काल्पनिक रेखा है, ये एक तरह का अवधारणा दिए थे अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश ये रेखा था ये सीधा, ठीक है, और देशांतर ये रेखा था ये, ठीक है। ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसको कहेंगे देशांतर, ये रेखा देशांतर, ठीक है। तो ये देशांतर से क्या चीज़ के लिए खींचा गया था? समय का पता लगाने के लिए। देशांतर क्या चीज़ के लिए खींचा गया? तो समय का पता लगाने के लिए। लेकिन अक्षांश जो है, अक्षांश इसका जो है, इसको खींचा गया दूरी का पता लगाने के लिए, ठीक है। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का दूरी 111 किलोमीटर होता है, जो लगभग देशांतर में भी आप देखिएगा कि 111 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग उतना ही होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप कहाँ हैं? तो आप यहाँ पर हैं, पूरे पृथ्वी पर आप कहाँ पर हैं? तो आपको याद रखना है आप कहाँ हैं, यहाँ, ठीक है। कहाँ? अगर बात करेंगे तो अक्षांश के हिसाब से देखिएगा तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ है, ये हो जाएगा उत्तरी, और ये है दक्षिणी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश में आप हैं। और देशांतर का बात करेंगे तो इधर हो जाएगा पूर्वी और इधर पश्चिमी, तो आप पूर्वी देशांतर में हैं, यानी कि उत्तरी अक्षांश नॉर्थ अक्षांश में है, और पूर्वी ईस्ट, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में हैं आप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, याद रखना है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आप हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। ये था आपको आपका अवस्थिति का बात करेंगे तो आप कहाँ पर है, सो आप देख लिए होंगे, हम अवस्थिति का पूरा बता दिए कि 100 ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी है, उसमें से आप मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं, और उस मंदाकिनी गैलेक्सी में 100 अरब तारा है, उसमें से एक तारा आपका क्या है? सूर्य है, उसका अपना सौर परिवार है जिसमें 8 ग्रह है, और उस 8 ग्रह में आप तीसरे नंबर पर हैं पृथ्वी पर। उस पृथ्वी में आप कहाँ पर हैं? तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आपका अवस्थिति है। तो आप पूरा जान पाए होंगे कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा से निकल ही नहीं रहा है। चलिए अब हम जानेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। देशांतरीय विस्तार। तो आप अवस्थिति तो जान गए होंगे, अवस्थिति जान गए होंगे। आपको दिशा का बात करेंगे तो आपको दिशा का भी पता होगा, हम थोड़ा सा इंक डाल ले रहे हैं, दिशा का भी पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके आपको याद होगा। हर दिशा का एक नाम है। आप जिस नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं उसका नाम है ईशान कोण। क्या नाम है? ईशान कोण। एक होता है अग्नि कोण, एक होता है वायव्य कोण, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो आप तो इधर रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसको कहते हैं ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इधर देखेंगे तो दक्षिण ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा दक्षिण वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ। इसको और इसको रखिएगा सेंटर में, यहाँ एन हो जाएगा नॉर्थ है, ये हो जाएगा वेस्ट। इस सब का नाम है, ठीक है। इसका ईशान कोण है, ईशान कोण, ठीक है। इसका नाम क्या है? ईशान कोण। और इसका नाम है अग्नि कोण, ठीक है। इसका नाम क्या है? हम लोग किस में रहते हैं? ईशान कोण में रहते हैं। और इसका नाम है नैऋत्य, ये है नैऋत्य, ठीक है, कोण, ठीक है। उसमें है वायव्य कोण, ठीक है, वायव्य कोण। तो ये था दिशा का नाम। आगे जानते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। सो ठीक है, देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का बात करेंगे। हम थोड़ा सा मैपिंग कर ले रहे हैं ताकि हम आराम से समझा सकें, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का बात करेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो ये है विषुवत रेखा। मान लीजिए यहाँ पर ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को कहते हैं, जिस पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है ना, सीधा पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। चाहे भूमि के मध्य का रेखा, भूमध्य रेखा, चाहे इसी को इक्वेटर कहें, ठीक है, इक्वेटर कहेंगे। इससे उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। और इसमें हम लोग कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर इंडिया है ना। तो ये देखेंगे विषुवत रेखा से अगर उत्तर में जाएंगे 876 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्या? तो हम लोग को मिलेगा अंडमान निकोबार, ठीक है। हम लोग का यहाँ पर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हम लोग का है, यहाँ पर सटेगा 6 डिग्री 45 मिनट पर यहाँ टच करता है अक्षांशीय रेखा, और इस तरीके से 111 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर में जाके 37.5 डिग्री पर टच करेगा। ठीक है, 37.5 डिग्री 6 मिनट पर टच करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। मुख्य भाग से पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये था इसका अक्षांशीय विस्तार। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से। मुख्य भाग से पूछेगा तो 8 डिग्री, लेकिन अंडमान निकोबार से पूछेगा तो यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु, जहाँ पर अंडमान निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट आपको याद रखना है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये है कहाँ से कहाँ तक विस्तार। मुख्य भाग से पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, अगर ग्रेट निकोबार से पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, तो 68 डिग्री देशांतरीय विस्तार आपसे पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ऐसे जाएगा, 97.25, और एक यहाँ से भी गुजरेगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक देशांतरीय विस्तार है, आपको हम क्या बताए थे, देशांतरीय विस्तार में ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जा रहा है देशांतरीय विस्तार। अब ये 82.5 डिग्री आपको याद रखना है, 82.5 डिग्री, इसको कहते हैं भारत का मानक समय रेखा। इसको क्या कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा, और इसको कहते हैं पूरे दुनिया का मानक समय रेखा, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल, इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं किसको, ये जो 0 डिग्री पर है यहाँ पर, और यहाँ से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा क्या है आगे है। टाइम के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग क्या है, ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा आगे हम लोग का टाइम चलता है। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम अवस्थिति के बारे में बताए थे, अवस्थिति। उसके बाद आप देख पाए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय कहाँ से कहाँ तक था, चलिए अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक था, हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से मैप बना ले रहे हैं। चलिए, मैप तैयार है। अब कहाँ से कहाँ तक है सो हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। इधर के क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। ठीक है, इधर क्या है, अरब सागर है। हम थोड़ा सा इंक डाल ले रहे हैं, तो आप देख पाइएगा कि सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कहाँ से कहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है, आप याद किए थे, 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 68.7 से 97.25। ठीक है, 68.7 से 97.25। तो यहाँ ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप से विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में आइएगा, 876 किलो विषुवत रेखा से। यहाँ मान लीजिए विषुवत रेखा है ना, यहाँ से 876 किलोमीटर जाइएगा तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार है, उसके बाद भारत दिखेगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार यहाँ पर अक्षांशीय रेखा 6 डिग्री 45 मिनट पर सटता है। ठीक है, और जहाँ पे सटता है उस पॉइंट के सबसे दक्षिणी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये 2004 के सुनामी आया था ना, 2004 में जो सुनामी आया था उसमें ये जलमग्न हो चुका है, मतलब ये पानी, इस पर अभी पानी है इस पर। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट, और अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है इंदिरा, सबसे उत्तरी पॉइंट पूछेगा तो सबसे उत्तरी पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या है, इंदिरा सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल है। उसी तरह से आप देख पाए थे देशांतरीय विस्तार जो था 68 डिग्री 7 मिनट था। ठीक है, और इधर वाला हिस्सा को कहते हैं गौर माता। क्या कहते हैं, गौर माता। ठीक है, गौर माता, और इसी का नाम है गुहार मोथा भी, गुहार मोथा। ठीक है, गुहार मोती कहाँ पर है, तो गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गौर माता। ठीक है, क्या है, गौर माता। 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ, 97 डिग्री 25 मिनट पर सटता है।
यहाँ आप इस वाले को देखिएगा, इसको कहते हैं किवथु। क्या कहते हैं? किवथु। इसका नाम क्या है? किवथु। सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किवथु। ठीक है, किवथु को ही वालांगू कहते हैं, वालांगू। ठीक है, इसको वालांगू भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सटता है। कहाँ? अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ईटानगर। ये कहाँ सटता है? तो लद्दाख में। ये कहाँ सटता है? लद्दाख में। ठीक है, अभी पीओके का हिस्सा है। ये कहाँ सटता है? तो गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर। जब लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट पर सकता है। कितना पर? 8 डिग्री। मुख्य भाग के दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। जबकि पूछेगा कि सबसे दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार है, वहाँ 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट का बातचीत करेगा ना, तो यहाँ से आपको याद रखना है सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कुमारी है। कौन सा कुमारी? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, कुमारी वहीं के कृषि को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय कृषि जो किया जाता है उसी का नाम कुमारी होता है। तो आपको कन्याकुमारी का अन्य नाम भी है। कन्याकुमारी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। ठीक है, या केप कमोरिन कहा जाता है। केप कमोरिन। केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। ठीक है, बार बार इंक ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, कुमारी अंतरीप कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी, उत्तरी। मुख्य भाग के दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कहाँ है? तो यहाँ कन्याकुमारी में। कुमारी वहाँ के स्थानीय कृषि को कहा जाता है। पूछेगा उत्तर से लेकर दक्षिण का लंबाई कितना है, तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो 3214 ज़्यादा हुआ, मतलब उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम में कम है। तो इन दोनों का अंतर पूछेगा तो अंतर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 3214 उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, आप जान पाएँ सबसे दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु। ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इधर किवथु है। और सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ये याद रखना है आपको। चलिए हम इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए इसको हम मिटाएंगे। आपको याद रखना है स्थलीय सीमा पूछेगा कितना है, स्थलीय सीमा कितना सटता है? तो 15,200 किलोमीटर तक। ठीक है, और तटीय सीमा पूछेगा जहाँ पानी से सटता है, यहाँ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर। तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, क्या ये था तटीय सीमा की लंबाई और ये था स्थलीय सीमा की लंबाई। टोटल 7 देश इससे लगता है। और राज्य की बात करेंगे तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको मिटाते हैं। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी लगता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे पीओके के बारे में। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आप देख पाइएगा तो इधर लद्दाख है और इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगर हम इसमें लद्दाख वाला हिस्सा में देखेंगे तो यहाँ सक्सगाम घाटी है। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर का बातचीत करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर पर देखिएगा तो इधर देखिए अक्साई चीन का बात करेंगे। अक्साई चीन, तो इस पर 1962 ईस्वी में चाइना से युद्ध हुआ था। भारत चाइना युद्ध के दौरान अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि एक तिब्बत से सिंगजियांग प्रांत के लिए सड़क बनाया जा रहा था। ठीक है, और इस सिंगजियांग प्रांत से सटता है सक्सगाम घाटी। क्या? सक्सगाम घाटी जो है वो सटता है, इसलिए 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान जो है ये सिंगजियांग सक्सगाम घाटी किसको दान दे देता है? तो चाइना को दे देता है। क्यों? क्योंकि सिंगजियांग से ये सटता था सक्सगाम घाटी। ठीक है, तो अक्साई चीन पर अधिकार कब किया जाता है? 1962 में। इस लाइन को नाम दिया जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसका नाम दिया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इधर पीओके वाला हिस्सा है, पीओके वाला, उसको दिया जाता है नाम लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पीओके में 1947 ईस्वी में इस पर चढ़ाई करता है, जिसमें आप इसको देख पाए थे। इसका नाम है पाक अधिकृत क्षेत्र, इसको कहते हैं पाक ओकोपाई कश्मीर। इसका राजधानी मुजफ्फराबाद में है। कहाँ पर है? मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पीओके की राजधानी कहाँ पर है तो मुजफ्फराबाद में है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जो लाइन खींचा गया है उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या कहते हैं? जो चाइना के द्वारा किया गया उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 ईस्वी में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया गया था, और यहीं पर है बगल में सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर सक्सगाम घाटी किसको दे दिया?
तो चाइना को दे दिया था। ठीक है, ये था आपको समझना। चलिए भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर जो है क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर। ये 32,87,063 को 32.81 लाख किलोमीटर भी कह सकता है। ठीक है, या 3.28 मिलियन कहेगा। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। तो आपको ये ऑप्शन समझ जाना है क्या है। सो मिलियन पॉइंट इधर करते जा रहा है, तो इधर लाख बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, मिलियन में बोल रहा है। तो ये था, और ये पूरे संपूर्ण विश्व का 2.42% हिस्सा पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश कौन है, तो अब आपको याद रखना है इसका ट्रिक। ठीक है, रुक चीन, अब आ भारत। ठीक है, ऐसा करके आपको ट्रिक याद रखना है। रुक चीन, अब आ भारत। रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा। ठीक है, दूसरा नंबर सबसे बड़ा रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद है चीन। ठीक है, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील। ठीक है, और तब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तब फिर भारत है। ऑस्ट्रेलिया और ये है भारत। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर पर पूछेगा तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये 8वां नंबर पर आ जाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। रुक चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। युद्ध किया था ना, अब भारत नहीं आने देना है। पीओके लेने के बाद, सॉरी, अक्साई चीन पर अधिकार किया है, उसके बाद से नहीं आने देना है, ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, कि रुक चीन, अब आ भारत। कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा है यही, सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, और फिर क्या आ जाएगा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। चलिए अब हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा राज्य। तो अगर आपको याद हो तो सबसे बड़ा राज्य जो है आपके यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45% हिस्सा पर राजस्थान है। ठीक है, 41% हिस्सा पर राजस्थान है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र, उसके बाद है यूपी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़ा राज्य, ये है बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे करके राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर पर, तीसरा बड़ा क्षेत्रफल में है महाराष्ट्र, और चौथा यूपी है। ठीक है, अगर हम सबसे छोटा का बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा कौन है, तो गोवा है। सबसे छोटा कौन है, गोवा, याद रखना है। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है नागालैंड। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, गोवा, और सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम जानेंगे 7 सिस्टर्स के बारे में। ठीक है, 7 सिस्टर, ठीक है, 7 बहनों का राज्य किसको कहते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो आप मैप देखें, उसमें यहाँ पर है सिक्किम, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ऐसे उठा लीजिए, तो यहाँ ऐसे करते आएंगे, इस तरीके से। तो इसमें है 7 सिस्टर। ठीक है, हमसे उतना अच्छा मैप नहीं बना, लेकिन कोशिश था। चलिए देखिए, 7 सिस्टर में देखेंगे तो कौन कौन है। ये सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या चीज़ के बारे में बता रहे हैं, 7 सिस्टर के बारे में, 7 सिस्टर्स स्टेट के बारे में, 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट में देखिएगा तो 7 राज्य आता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे तो ये है सिक्किम। ठीक है, और यहाँ से ऐसे देखिएगा ना तो ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से इस तरीके से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये इस तरीके से निकला हुआ हिस्सा क्या है, मिजोरम है। मणिपुर, मिजोरम। ये हो जाएगा इधर वाला त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से क्या है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और ये बीच का हिस्सा है असम, ठीक है, असम। तो गिनती कीजिए कितना स्टेट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर है मेघालय, ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पर एक स्टेट है मेघालय, ठीक है। अगर हम नागालैंड की राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ पर है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। मणिपुर का, मिजोरम, असम का कहाँ है, दिसपुर, ठीक है, दिसपुर है। मणिपुर का बताइए, इम्फाल, इम्फाल। मिजोरम का आइजोल, आइजोल, ठीक है। और त्रिपुरा का कहाँ, त्रिपुरा का कहाँ है, अगरतला, हाँ, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला है, दिसपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7 स्टेट हो जाएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5 6। मेघालय का कहाँ है राजधानी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, 7 स्टेट। इसी को मिला के क्या कहते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है। और ये सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना था, जो पहले क्या था, दूसरा देश था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसको शामिल किया गया था, सिक्किम को, ठीक है। पश्चिम बंगाल, इसको गेट कहेंगे। असम को क्या कहते हैं, 7 सिस्टर का गेट कहा जाता है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को चिकन नेक कहते हैं, क्या कहते हैं, चिकन नेक, ठीक है। तो ये था 7 सिस्टर, आप जान पाए। आगे हम जानेंगे, आगे हम जान पाएंगे अक्षांश कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। चलिए, 23.5 डिग्री 0 डिग्री वाला जो है, 0 डिग्री, वो क्या कहलाता है, तो अक्षांशीय रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षांशीय रेखा। यहाँ पर इसको हम अक्षांशीय रेखा कहेंगे, 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, या क्या है, अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री, और यहाँ 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री पर जो है उसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में रहेगा तो उसको कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। तो इसी कर्क रेखा से होकर बीचों बीच से होकर गुजरता है, भारत के बीचों बीच से होकर क्या करता है, ये कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। तो अब हम भारत का बात करेंगे तो बीचों बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है, जो अक्षांशीय रेखा कहा जा सकता है। 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है वो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो अक्षांशीय रेखा से होकर गुजरता है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, अक्षांशीय रेखा की बात करेंगे तो ये बीचों भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन सा रेखा, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री। और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, तो आपको याद रखना है गुजरात, और इधर से थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का सटता है, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, फिर इधर है झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, इधर आ जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे करके त्रिपुरा आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम कर्क रेखा से होकर गुजरती है। इसका शॉर्टकट है गुराम छत से झांक पीटी मिजो, ठीक है, त्रिपुरा, मिजो। इधर त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा और मिजो, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो, ठीक है। तो कौन कौन राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये क्या कहता है, पश्चिम बंगाल, और ये हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मेघालय से नहीं गुजरता है, त्रिपुरा और मिजोरम से, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। इसका ट्रिक था गुराम छत से झांक, गुराम छत से झांक,
पीटी मिलेगा। ठीक है, देखिए, ग से गुजरात, र से राजस्थान, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद है झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा और म से मिजोरम। ठीक है, तो ये था गुराम छत से झांक। ठीक है, पीटी मिलेगा ऐसा करके था। ऐसे आप सीधा याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इधर त्रिपुरा और मिजोरम है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। और याद रखना है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे होकर मानक समय रेखा भी गुजरता है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का बात करेंगे तो मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरता है। किसके से? मानक समय रेखा 5 राज्यों से। यूपी, ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्या हुआ? 5 हुआ, 1 2 3 4 5। उसमें से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरता है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरता है। तो आपको यूपी याद रखना था, यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ जो है से कि छत्तीसगढ़, और ये हो जाएगा उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरता है। जो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटा क्या है? आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो आपको ये याद रखना था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है और मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दोनों कॉमन है, उस राज्य से दोनों रेखा गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बातचीत करेंगे कटिबंध के बारे में। ठीक है, बिहार से कौन सा कटिबंध होकर गुजरता है, तो जोन के बारे में कल बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद सीमा पर बातचीत करेंगे।